जो इंटायर लार्जर देन अर्थ इंटायर लैंड मास, मतलब जितनी कॉन्टिनेंट्स की जमीन मिलाकर एरिया हमारा हो रहा है 15 करोड़ किलोमीटर पर स्क्वायर, उससे भी ज्यादा जो है हमारा किसने घेर रखा है? पैसिफिक ओशन ने। अब पैसिफिक ओशन की दूसरा ये है कि पैसिफिक ओशन ने दो कॉन्टिनेंट से अलग किया। दो कौन से हैं? ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है ना, कि पैसिफिक ओशन ने किसको, नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को किससे सेपरेट किया हुआ है? एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये साइड कौन सी होती है? वेस्ट है कि हाँ, ईस्ट? ये तो अच्छा, वेस्ट ईस्ट है। ये मैप जो है ना वो थोड़ा सा उल्टा है। अगर आप देखें कि ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये साइड वेस्टर्न है, वैसे ये वेस्ट होता है, पर ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। एशिया और ऑस्ट्रेलिया ये हमारी ईस्ट की तरफ आते हैं, एशिया। नीचे मैप में ईस्ट और राइट साइड शो रहा है। जी बिल्कुल, ये जो पिक्चर है तो इसमें जो है वो पैसिफिक ओशन उल्टा लिखा गया है, तो ये उल्टी इमेज है। तो मतलब ये क्या ओके। है, ये ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट को आपस में सेपरेट भी करता है। हम कहते हैं ना वेस्टर्न मैम रिपब्लिक है, ये अमेरिका की वेस्टर्न एक कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया है। तो वेस्टर्न कल्चर कैसे अडॉप्ट करते हैं, ये है ना। अच्छा ये है, देखिए यहाँ पर है ना साउथ अमेरिका, यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये चार कॉन्टिनेंट्स को आपस में अलग कर रहा है, कौन से? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को किससे अलग कर रहा है? एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो पैसिफिक ओशन सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब पैसिफिक ओशन की दूसरी खासियत ये है कि इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से पास होती है। अच्छा, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? बिल्कुल जो है, ये जापान या टोक्यो के पास लाइन है, उस एरिया में आती है, पैसिफिक ओशन में। ये है ना जो एशिया है, यहाँ पर जापान एंड टोक्यो है, तो यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। ये रहा टोक्यो, यहाँ से इंटरनेशनल डेडलाइन। इंटरनेशनल डेडलाइन का मतलब होता है कि यहाँ से तारीख बदल जाती है। काफी आपने कंट्रीज का सुना होगा कि आज यहाँ पर 11 मार्च है तो वहां पर 12 होगी इस वक्त, तो ये ठीक है। इस लाइन के बाद जो है वो कंट्रीज का टाइमिंग चेंज हो जाती है। अगर आप इस लाइन को क्रॉस कर दें, ठीक है, तो आप आधे घंटे में एक दिन का सफर कर लेंगे। यहाँ पर सुबह होगी, सुबह के 5 बज रहे होंगे, तो यहाँ जब आप आधे घंटे का सफर कर लेंगे तो यहाँ रात हो जाएगी 12 घंटे आगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा है कि पैसिफिक, अच्छा, ये जी मतलब एक नेचुरल ये डिफरेंस है। बिल्कुल, दुनिया गोल है ना, तो ये हम्म। इंटरनेशनल डेडलाइन एक ऐसे पॉइंट पर है जहां पर बिल्कुल डे हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि पैसिफिक ओशन को नाम किसने दिया था? एक प्रोटुग्यूज एक्सप्लोरर है, फर्डिनेंड मैगेलन। उन्होंने जब पैसिफिक ओशन को देखा, जब वो एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मार पैसिफिको। ये प्रोटुग्यूज उनकी जो लैंग्वेज थी, उनका मतलब था एक पीसफुल सी। उन्होंने कहा बहुत ही एक शांत जो है महासागर है, वो खामोश है, उसमें कोई हलचल वगैरह उसको नजर नहीं आई। तो ये एमसीक्यूज आता है कि पैसिफिक ओशन को नाम किसने दिया था? फर्डिनेंड मैगेलन ने। पैसिफिक ओशन जो है करंटली श्रिंक हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक्स आपको पता है कि क्या होती है? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को तो ज्यादा पता होता है। यस मैम, पता है। कुलसुम आपको पता है, और दूसरे कौन है ये, सैफ हाशमानी या हाशमानी, जी कुछ आइडिया है मुझे। जी ठीक है। जी। अच्छा, ये क्या होती है, जिस जगह पर पैसिफिक ओशन है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं वो कन्वर्जेंस में जा रही हैं। एक होती है जब अर्थक्वेक आता है, कुछ प्लेट्स डाइवर्ट डाइवर्ट होती हैं, मतलब दूर दूर हो जाती है, डाइवर्जेंट में जाती हैं।
और कुछ कन्वर्जन में जाती है, वो करीब आती जाती हैं। तो उनके बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता जाता है, एक दूसरे पर स्लाइड ओवर हो जाती है। तो पैसिफिक ओशन में जब भी इस एरिया में, पैसिफिक ओशन से रिलेटेड एरिया में कोई सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, तो वो कन्वर्जन में जाती हैं और एरिया कम हो रहा है। तो एक साल में 1 सेंटीमीटर या उससे कम, 1 सेंटीमीटर तक एरिया जो है पैसिफिक ओशन का कम हो रहा है। बाय कंट्रास्ट द एटलांटिक ओशन इज इंक्रीजिंग इन साइज। क्यों? क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस हो रही है, उनकी प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो आपस में दूर हो रही हैं। ठीक है। अब दूसरा है ट्रिंज। कहते हैं ना बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? मारियाना ट्रिंच। ये सारे ही एमसीक्यूज आते हैं। मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे देती कि वर्ड्स हाईएस्ट याद कर लें, वर्ड्स लोएस्ट पॉइंट याद कर लें, डीपेस्ट पॉइंट याद कर लें, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। टॉपिक वाइज अगर देख के याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमेशा याद रहेंगे। मारियाना ट्रेंच या मैरियाना ट्रेंच वो वर्ल्ड की डीपेस्ट पॉइंट है। वो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। एक एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड्स डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, वो भी मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच कौन से ओशन में आती है? कौन से ओशन में आती है? पैसिफिक में। अच्छा, इस पैसिफिक। एरिया को देखकर आपको क्या लगता है कि मारियाना ट्रेंच पैसिफिक के कौन से एरिया में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज आता है कि मारियाना ट्रेंच पैसिफिक नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में है, या वेस्ट साउथ पैसिफिक ओशन में है। तो इसका आंसर क्या होगा? आई होप सवाल नॉर्थ समझ ईस्ट। में। नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन। नहीं, ये तो मैप सही बना हुआ है, ये दुनिया ठीक है। वो उसमें पिक्चर में सिर्फ उल्टा था। नहीं मैम, वो उल्टा नहीं था, वो सही था। उस पिक्चर में भी सही था। वो मतलब जहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो ईस्ट और वेस्ट को सेपरेट करती है। तो जहाँ से इंटरनेशनल -180 डिग्री होता है, वहां से फिर ईस्ट स्टार्ट हो जाता है। नहीं, मैं उस एशिया एंड पैसिफिक वाले का बता रही थी। जब ये वाला हमने पढ़ा था ना, तो ये वेस्ट में, एशिया हमारे वेस्ट में आ गया था। और ये कौन सी साइड है? मैम ये ईस्ट ईस्ट कहलाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल डेट लाइन से आगे जा रही है। ये वेस्ट है। वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट में मारियाना ट्रेंच जो है वो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है। ठीक है। अच्छा, मारियाना ट्रेंच में भी एक और डीपेस्ट पॉइंट है। जैसे खुद वो तो डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड का, पर उसके अंदर भी एक डीप पॉइंट है। मारियाना ट्रेंच भी हर जगह से एक इक्वल डीप नहीं है, उसका एक खास पॉइंट है जिसको अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। उसको कहते हैं चैलेंजर डीप। क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप है उसको। रिसर्च किया था एचएमएस चैलेंजर ने। एचएमएस चैलेंजर ने रिसर्च किया था उसको, देखा, जैसे कहते हैं डिस्कवर करना। उन्होंने डिस्कवर किया था इस चीज को और अपना ही नाम दिया था। अब चैलेंजर डीप देखते हैं कि चैलेंजर डीप क्या है। ये है मारियाना ट्रेंच पूरा। ये एरिया, मतलब ये पूरा जो ट्रेंच है, ये पूरा डीप है। ठीक है। और इस डीप में यहाँ का जो पॉइंट है, ये वाला, ये वाला जो पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप। ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है। ये कहाँ पर है? फिलीपाइंस के ईस्टर्न साइड में है, ईस्ट में है। ठीक है। ठीक है। ये रहा मारियाना ट्रेंच। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये वाली। अच्छा, मारियाना ट्रेंच क्या है? डीपेस्ट पॉइंट है। द यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर कोस्टल एंड ओशन मैपिंग मेजर्ड द डेप्थ ऑफ द चैलेंजर डीप एट, अच्छा, ये 10,994
994 है, ये एक 9 ज्यादा हो गया है। ये एक 9 जो है वो ज्यादा शायद टाइपिंग में मुझसे हो गया है, पर ये इतना एक 9 नहीं है ये। नहीं, 10,994 है मीटर्स बिलो सी लेवल, प्लस माइनस 40 इन्होंने रखा है मार्जिन, के हो सकता है कोई और रिसर्च करे और उसको 40 मीटर्स ज्यादा मिले या कम मिले। मैम ये एमसीक्यूज में डायरेक्शन हमसे एग्जैक्ट पूछेंगे, जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कितने डिग्रीज में है और कितना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये एमसीक्यूज में हमें पूछेंगे? नहीं, ये नहीं पूछते, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। इन केस अगर पूछ लेते हैं, बाकी मारियाना ट्रेंच का पूछ सकते हैं कि वो कौन से एरिया में है। ठीक है, चैलेंजर डीप का आपको पूछ सकते हैं कि ये कौन से एरिया में लाई करती है, नॉर्थ पैसिफिक में लाई करती है कि साउथ पैसिफिक में। ये पॉइंट पूछ सकते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते। ओके मैम। ठीक है, ये चैलेंजर डीप समझ में आ गया। जी जी। अब है बाउंड्रीज। पूरी कोस्ट लाइन तो आप नहीं पढ़ सकते, 55 कंट्रीज हैं जिसके साथ जो है वो कोस्ट लाइन बना रहा है। तो जब हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे ना वन बाय वन, तो तब मैं आपको हर कॉन्टिनेंट की कंट्रीज पढ़ाऊंगी। ठीक है, पर अभी जो है मेजर जो देखेंगे कि पैसिफिक ओशन किस किस के साथ अपनी बाउंड्रीज बना रहा है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। अच्छा, नॉर्थ में इसके है आर्टिक ओशन, इसको बेरिंग सी के साथ बना रहा है। वेस्ट में वो इंडोनेशिया के साथ बना रहा है। ईस्ट में कोस्ट ऑफ कोलंबिया, और साउथ में है रोज सी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन, क्योंकि 55 कंट्रीज का आपसे नाम नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि जब आप कंट्रीज पढ़ लेंगे तो तब आपको याद आ जाएगा कि पैसिफिक ओशियन इन कंट्रीज के साथ बाउंड्रीज बना रहा है। तब आपको इंशाल्लाह सब याद हो जाएंगी जब कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। अभी मेजर जो नॉर्थ बाउंड्री वो बनाता है वो बेरिंग सी है, साउथ में रोज सी है, और इंडोनेशिया और कोस्ट ऑफ कोलंबिया। इसमें इतना खास कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ जो है याद करने की चीज है इसकी बाउंड्रीज किसके साथ हैं। अच्छा, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब पता है? मैम, दो कॉन्टिनेंट से एक जो छोटी सी गली निकलती है उसको स्ट्रेट कहा जाता है। कॉन्टिनेंट्स को नहीं मिलाता स्ट्रेट कभी भी, ये नहीं। नहीं, कॉन्टिनेंट्स के बीच में से जो गुजरती है लाइन। नहीं, देखें, स्ट्रेट एक नैरो पाथ होता है जो दो लार्ज ओशंस को आपस में ज्वाइन करता है। जी मैम, ज्वाइन करवाता है, लेकिन जिसमें से गुजरता है वो दो कॉन्टिनेंट होते हैं, उनके बीच में से एक नैरो पाथ गुजरती है। वो तो गुजरना अलग होता है, मैंने कहा स्ट्रेट खुद क्या होता है। ये तो आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना। अब मैं कहूँ कि वासिफ अच्छा। कौन है, क्या है, तो आप कहें वासिफ ये उसकी खूबियां, कहें नहीं वासिफ है क्या, लड़का है लड़की है, तो वो बताए ना खुद क्या है वो। तो इसी तरह से स्ट्रेट खुद जो है वो एक नैरो पाथ है जो दो लार्ज ओशंस को ज्वाइन करता है। अब आर्टिक ओशन ये है ना कि नहीं, पैसिफिक ओशन दूसरे ओशंस के साथ भी तो मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? ये रहा हमारी इंटरनेशनल डेडलाइन, और ये रहा हमारा पैसिफिक ओशन है। ये बेरिंग सी कहाँ पर था? बेरिंग सी कौन सी बाउंड्री बना रहा है पैसिफिक के साथ? नॉर्थ। बिल्कुल, मतलब ये समझ लें कि ये पैसिफिक ओशन अब इसके नीचे है, नीचे वाला एरिया पैसिफिक ओशन है। नीचे वाला एरिया क्या है? पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो ऊपर क्या है हमारा ये बेरिंग सी जो मिल रहा है, तो कौन से स्ट्रेट के थ्रू ये आर्टिक ओशन से मिल रहे हैं? ये रहा,
बेरिंग सी के साथ ही स्ट्रेट है, तो इसको याद कर लें, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रेट है? बेरिंग स्ट्रेट। ये किसको मिला रहा है? पैसिफिक को मिला रहा है आर्कटिक ओशन और से। आर्टिक ओशन के साथ। ठीक है, कौन सा है हमारा स्ट्रेट? स्ट्रेट है हमारा बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग और स्ट्रेट। ये सिंपली याद हो जाएगा कि ये कौन से है? नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ आर्टिक सी है, नॉर्थ बाउंड्री बना रहा है बेरिंग सी, और नॉर्थ की तरफ ही बेरिंग स्ट्रेट है, जो पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन के साथ मिला रहा है। ये समझ में आ गया? अब दूसरा देखते हैं कि यस इंडियन सर। ओशन के साथ कैसे मिल रहा है। इंडियन ओशन के साथ ये स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड टॉरस स्ट्रेट। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ मलाका तो अगर आपने सी पैक पढ़ा हो, या चाइना, ये साउथ, ये सारे साउथ सी का, साउथ चाइना सी के बारे में पढ़ा हो, तो स्ट्रेट ऑफ मलाका आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि यहाँ पर बहुत ही जो है जंगें वगैरह चल रही हैं, जिसकी वजह से जी जी चाइना। जी, जंगों की वजह से सुना था। हाँ, किसके लिए जंग चल रही है? ट्रेड जंग चल रही है, कोई ऐसी फायरिंग वगैरह नहीं होती है जो है। बाउंड्रीज। ठीक है, वो एक अलग सा टॉपिक है। चाइना ने इसी वजह से जो है वो सी पैक पाकिस्तान में स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाका कहाँ से है? मलेशिया में है। ये स्ट्रेट ऑफ मलाका ये रहा हमारा इंडियन ओशन, और यहाँ पे है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो है वो किससे मिल रहा है? इंडियन ओशन से मिल रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू एंड टॉरस स्ट्रेट। ये ये जो पूरा सा है, ये भी हमारा टॉरस स्ट्रेट है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका, और ये जो छोटे छोटे से हमारे आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं टॉरस स्ट्रेट। तो आर्टिक ओशन के साथ कैसे, कौन से स्ट्रेट के थ्रू मिल रहा है पैसिफिक ओशन? बेरिंग। बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। और इंडियन के साथ स्ट्रेट ऑफ मलाका। अच्छा, ये एमसीक्यूज आते हैं कि पैसिफिक ओशन किसके साथ बाउंड्री बना रहा है, पैसिफिक ओशन की कौन सी स्ट्रेट है, इंडियन के साथ किस स्ट्रेट से मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये इंडोनेशियन सबवे भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि इंडोनेशिया में बहुत ही छोटे छोटे ये जो आइलैंड्स वगैरह ये चीजें हैं पूरे। इस, मैम ये लास्ट टाइम आया था उस जी टाइम। बिल्कुल, ये तो जो है ये एरिया भी हमारा नॉर्थ पैसिफिक या पैसिफिक ओशन को इंडियन से मिला रहा है, तो इसको पूरे को हम इंडोनेशियन सीवे कहते हैं। अब तीसरा है कि इंडोनेशियन अटलांटिक ओशन के साथ कैसे मिलता है, कैसे बाउंड्री बनाता है। एक है ड्रैक पैसेज। अच्छा, इसने, इनके पास एक ड्रैक पैसेज भी है और दूसरा एक स्ट्रेट भी है। ड्रैक पैसेज क्या है कि पानी मिल जाता है आपस में, दोनों का आपस में पानी आकर मिल जाता है इनका। ये है पैसिफिक ओशन का पानी यहाँ से आता है, और यहाँ से आता है अटलांटिक ओशन का, यहाँ से पानी आता है, और पैसिफिक का यहाँ से आता है पानी, और ये आपस में जब मिल जाते हैं तो ये ड्रैक पैसेज, ये मिल जाते हैं आपस में, और जिस एरिया में ये मिल जाते हैं उसको हम ड्रैक पैसेज कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, ये जो अंदर आपको लाइंस दिख रही है ना, ये इनकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी है। और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। तो अटलांटिक ओशन के साथ ये ड्रैक पैसेज से जो है वो कनेक्ट होता है, इंडियन ओशन के साथ स्ट्रेट ऑफ मलाका, एंड आर्टिक ओशन के साथ होता है बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। अब देखते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कहाँ पर है। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है? ये ये वाली है।
ये जो एक पैसेज बना हुआ है ना, अटलांटिक ओशन है, यहाँ से अगर नजर आ जाए। अच्छा, जो मिगेलिन है, मिगेलिन आपने वर्ड पहले भी पढ़ा है इसमें। तो ये मिगेलिन वर्ड हमने पहले पैसिफिक ओशन में कहाँ पढ़ा था? मिगेलिन वर्ड याद है आपको, पहले हमने ये कहा? जी वो उसका नाम था जिन्होंने डिस्कवर किया था कुछ। उन्होंने पैसिफिक ओशन को नाम दिया था मार पैसिफिको, फेर्डिनेंड मिगेलिन। उन्होंने ही जो है स्ट्रेट ऑफ मिगेलिन, उन्होंने ही अपने नाम पर मिगेलिन जो स्ट्रेट है उसको नाम दिया था, जो अटलांटिक, ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ये भी फेर्डिनेंड मिगेलिन डिस्कवर द स्ट्रेट ऑफ मिगेलिन ड्यूरिंग हिज वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। जब वो टूर पे था पूरी दुनिया के, तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ मिगेलिन भी ढूंढा, देखा था कि इस स्ट्रेट के थ्रू जो है वो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन आपस में मिल रहे हैं, तो उन्होंने ये नाम दिया था। यहाँ तक समझ में आ गया? बाउंड्रीज पढ़ी हमने, और उसके बाद हमने स्ट्रेट्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे आइलैंड्स। पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीन आइलैंड। नहीं, आइलैंड मैंने पूछा है। कौन सा? आपने ग्रीनलैंड कहा ना? जी ग्रीनलैंड। जी बिल्कुल, ग्रीनलैंड। पर ग्रीनलैंड पैसिफिक ओशन में नहीं है, वो अटलांटिक में है। पैसिफिक में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। पैसिफिक खुद तो दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन है, पर उसमें सेकंड लार्जेस्ट न्यू गिनी। अच्छा, न्यू गिनी जो आइलैंड है वो पैसिफिक ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर ग्रीनलैंड। ये रहा न्यू गिनी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के, आपके ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ की तरफ आपको न्यू गिनी मिलेगा। ये ग्रीन कलर का ये आइलैंड है, और ये सेकंड पैसिफिक। लार्जेस्ट, हाँ, पैसिफिक पैसिफिक। का लार्जेस्ट आइलैंड है और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के बारे में पता है कि क्या है? वैसे तो हमने पढ़ा कि पैसिफिक ओशन काफी पीसफुल एक सी है, ओशन है, जो बहुत ही उसको मिगेलन साहब ने जब देखा था तो उन्होंने कहा कि बहुत ही जो है खामोश ओशन है। उसको हमने पीसफुल सी कहा, पर इसमें बहुत सारे बम ब्लास्ट की तरह धमाके भी बहुत होते हैं। इसमें रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर में सिरकम पैसिफिक बेल्ट, सिरकम है ये, ठीक है। सिरकम पैसिफिक बेल्ट है यहाँ पर। इसका ये है कि इसमें एक्टिव वॉल्केनोस हैं। वॉल्केनो तो आपको पता होगा कि क्या है, ज्वालामुखी, ठीक है ना, जिसमें लावे वगैरह निकलते रहते हैं। तो इसमें एक्टिव वॉल्केनोस है, एक होते हैं डोरमेंट वॉल्केनोस, इनएक्टिव वॉल्केनोस, पर यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोस हैं। अप्रोक्सीमेटली ये 40,000 किलोमीटर एरिया कवर करता है, 40,000। और 75% ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस जो हैं वो इस रिंग ऑफ फायर में है। मतलब दुनिया में अगर 600 या 550 के करीब वॉल्केनोस हैं, तो उसके 400 वॉल्केनोस जो हैं वो पैसिफिक के अंदर हैं। मतलब 75%, तो आप अंदाजा लगा लें तो तकरीबन 75% जो तबाही हो रही है वॉल्केनोस की, वो कहाँ पर हो रही है? रिंग ऑफ फायर्स में। टोक्यो का पहले सुना था कि टोक्यो में बहुत सारा ज्यादा सुनामीज आती हैं, बिल्कुल तबाहियां हो जाती हैं, तो वो भी
इसी वजह से, क्योंकि वहां पर रिंग ऑफ फायर के करीब है ये एरिया। अच्छा 90, सुनामी जो सुनामीस वोल्केनोस की वजह से होते हैं। नहीं नहीं वॉल्केनोस नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, उनकी वजह से होती हैं रिंग ऑफ फायर। ये मैं उसको बता रही हूँ कि ये जो चीजें हैं तबाही लाती रहती हैं, तो ये पीसफुल ओशन नहीं है। ये एक नेचुरल डिजास्टर में आती है कुछ? कौन सी चीज? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये देखें, ये रिंग ऑफ फायर एक एरिया है, देखें। अच्छा। ये एक एरिया है जो 40,000 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। हम्म। इस एरिया में एक्टिव वॉल्केनोज हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इस एक्टिव वॉल्केनोज में डिस्ट्रप्शंस होती रहती हैं, ठीक है, और टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव हैं जिसकी वजह से सुनामीज आती हैं और अर्थक्वेक्स आते हैं। ओके। तो तभी इसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, मतलब एक जी ठीक आग है, की मतलब रिंग। एक एरिया को जो जिसमें ये हाँ, सब चीजें होती हैं। हाँ ये एरिया है, और इसमें इस एरिया में दुनिया के 75% वॉल्केनोस हैं, ओके। ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। तो इसी वजह से, अच्छा दूसरी अब ये इंफॉर्मेशन है, फ्यू मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोस। अच्छा ये जो बहुत ज्यादा वॉल्केनोस एक्टिव हैं पर जो पूछे जाते हैं, माउंट ट्रोपिहो में न्यूजीलैंड में है वॉल्केनो, और माउंट फ्यूजी जापान। जापान का हाईएस्ट पॉइंट जो पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, कौन सा है? माउंट फ्यूजी, और उस पर एक्टिव वॉल्केनोस प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोस इन द रिंग ऑफ फायर आर अंडर वाटर वॉल्केनोस। अच्छा पानी के अंदर भी वॉल्केनोस होते हैं, पानी के अंदर वॉल्केनोस। ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव डीपेस्ट वॉल्केनोस, मतलब ये एक्टिव वॉल्केनो है पर ये पानी के अंदर है। इसको हम कहते हैं वेस्ट माटा, वेस्ट इंडिया। ठीक है। वेस्ट माटा जो है, इसका नाम है साउथ वेस्ट ऑफ सोलोमन आइलैंड। इसकी एरिया कहाँ है? साउथ वेस्ट ऑफ सोलोमन आइलैंड पर है। डीपेस्ट वॉल्केनो ऑन रिकॉर्ड वेस्ट माटा है, और इसकी 1100 मीटर जो है वो डेप्थ है, और साउथ वेस्ट ऑफ द सोलोमन आइलैंड। डेप्थ मतलब यहाँ से लेकर ये जो अंदर है इसके 1100 डेप्थ तक इसमें लावा बनता है। रिंग ऑफ फायर समझ में आ गई? जी जी, यस। थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। इसका एम गुम हो गया है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ऑफ कोस्ट ऑफ क्वीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक छत है, पानी के अंदर एक बगीचा बना हुआ है, ठीक है। बगीचा सुना है ना आपने? ये पानी का बगीचा है। ग्रेट जी। बैरियर रीफ जो है वो पानी का बगीचा है, और ये कहाँ पर पाया जाता है? पैसिफिक ओशन में। ये आपको आउटर स्पेस से भी दिखेगा, और इसको हम मैराइन पार्क भी कहते हैं, पानी का बगीचा। इसमें इतनी ज्यादा स्पीशीज हैं, और मतलब इतने ज्यादा आपको प्लांट्स और ये चीजें नजर आएंगी कि आप बाहर स्पेस से भी इसको देख सकते हैं, इतना बड़ा पार्क है, ठीक है। ये देखें, अब ये है पानी का बगीचा, जहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स मिलेंगे और इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे। अच्छा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स तो आपको पता ही होंगे क्या है। अभी बायोलॉजी तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, पर पता होने चाहिए। पता है आपको? यस यस मैडम। ठीक है। कोरल रीफ क्या, कोरल क्या होते हैं कि एक फाइलम निडेरिया, एनिमल किंगडम का फाइलम निडेरिया में एक इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जो दूसरों पर रिलाय करते हैं, जिनके पास बैकबोन नहीं होती है अपनी, यहाँ पर कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। उनको हम मतलब फाइलम निडेरिया की सारी स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है। built by the billions of tiny organisms also known as coral polyps। ये पॉलिप्स
मैंने पहले भी कोरल हमने वर्ड पढ़ा था ना, एक था वासिफ, इस कोरल का मतलब क्या होता है? मैम जो ग्रुप ऑफ बिल्कुल, ग्रुप ऑफ फिगर। चौरस कहते हैं। बिल्कुल। ठीक जी। है, अगर मुझे कहीं पे और कोई ये जो वर्ड आएगा जो आपकी रिवीजन में आ जाएगा तो मैं पूछ लूंगी आपसे। और वैसे मैम पॉलिप्स जो कहते हैं वो एनिमल्स की स्पीशीज होती है, और कोरल प्लांट्स की स्पीशीज। तो ये बिल्कुल मेड अप ऑफ स्केलेटन बने होते हैं, और ये मेरीन लाइफ, मेरीन स्पीशीज, बिल्कुल ये यही। फिश के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ये पानी का बगीचा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसमें 25% जो है दुनिया की सबमरीन स्पीशीज, दुनिया की 25% जो सबमरीन की स्पीशीज हैं वो कहाँ पर हैं? ग्रेट बैरियर रीफ में पाई जाएंगी। ठीक है, ये ग्रेट बैरियर रीफ समझ में आ गया। यस जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने सुना होगा। जी। क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो सब पर हो रहा है, ना कि सिर्फ इंसानों पर जानवरों पर, और इस ग्रेट बैरियर रीफ के साथ तो बहुत ज्यादा इस पर असर हो रहा है इसका। जब टेम्परेचर पानी का बढ़ रहा है तो कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब पता है आपको कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? मैम डिप्लीशन ऑफ कोरल रीफ। जी। मैम डिप्लीट हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो बिल्कुल पानी वार्म बिल्कुल। अप हो जाती है। बिल्कुल, वासिफ ने सही हम्म, बताया कि एलजी की डिप्लेशन, कमी हो जाती है कोरल्स के पास। क्यों कमी हो रही है? क्योंकि देखें, जब टेम्परेचर नॉर्मली एलजी, एल्जाई जो होती हैं, देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर एल्जाई हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और वो यहाँ पर सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, और वो फोटोसिंथेसिस करके जो उनका फूड बन रहा है वो इन कॉरल्स को दे रहे हैं। क्योंकि वो इनवर्टिब्रेट्स क्या करते हैं? दूसरों से खाना लेते हैं। पर जब टेम्परेचर राइज हो रहा है, जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ये एल्जे क्या करते हैं? टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं खुद को बचाने के लिए। टॉक्सिन्स जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो जब कॉरल्स के पास आते हैं तो कॉरल रीफ कहते हैं कि नहीं, मुझे ये वाली तो एल्गी चाहिए ही नहीं जो इतने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रही है। तो वो इस एल्जाई को निकाल देते हैं अपने आप से। जब वो इसको भी निकाल दे, दूसरों को भी निकाल दे, तो ये हमारे काम की नहीं। तो उनके पास जो है एल्जाई की कमी हो जाती है। जब एल्जाई की कमी हो जाएगी, एलजी या एल्जाई, एलजी की जब कमी हो जाएगी तो उनके पास खाने की कमी हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मरने लगेंगे। तो ये पहले ये थे और अब ये हो गए। तो ये हमारी है कोरल ब्लीचिंग, डिप्लेशन ऑफ एलजी। डिप्लेशन ऑफ एलजी क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है और एलजी जो है वो टॉक्सिन सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, और कोरल उसको जो है वो उसने निकाल दिया। ये समझ में आ गया? और मैम हम जब पानी को बॉईल करके पीते हैं तो उसमें से भी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल इसमें भी यही, मतलब यही है प्रोसेस पूरा, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है जो एलजी को नहीं मिल पाती। उसके बिल्कुल। बाद एलजी डिप्लीट होना शुरू। तो आप पानी को बॉयल मत किया करें, तो मिनरल वाटर यूज हम पीने करें, के लिए। या मिनरलाइज या स्टरलाइज वाटर किया जाता है वो किया करें। जी ठीक है, आज से करेंगे। अच्छा, सी लेवल राइज हो रही है, द मैक्सिमम डेप्थ टिल विच द कोरल रीफ कैन शेयर इज 150 फीट। अच्छा, ये कह रहे हैं ना कि एक वक्त आएगा दुनिया पूरी पानी हो जाएगी। ये आपने स्टेटमेंट कहीं सुनी या पढ़ी होगी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, कि पानी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा है दुनिया में, वो उसकी लेवल ज्यादा हो रही है ना, और जो जमीन है वो कम हो रही है। तो अब कोरल रीफ क्या है? ये है पानी की सतह, और ये है फॉर एग्जांपल 150 फीट पर कोरल रीफ जो है वो पाए जाते हैं, 150 फीट पर। अब पानी के कोरल रीफ तो यहीं पर हैं, पर पानी की सतह ऊपर हो गई, तो ये क्या करेंगे? इनके पास सनलाइट नहीं पहुंचेगी, तो ये फिर भी मर जाएंगे।
समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब है यस मैम। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज, गंदगी, कूड़ेदान, बहुत बड़ा सा कूड़ेदान पैसिफिक ओशन का। ह्यूज गार्बेज ऑफ गार्बेज, माइक्रोप्लास्टिक इन पैसिफिक ओशन, बहुत बड़ा मैम आपकी कूड़ेदान है। आवाज बहुत स्लो है, पता नहीं मेरे पास खराब है। मेरी आवाज सही आ रही है? जी अब ठीक है। अच्छा। थैंक यू। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेज मतलब बहुत बड़ा कूड़ेदान है पैसिफिक का। ठीक है, ह्यूज पेज ऑफ गार्बेज है पैसिफिक का। ये दो है ग्रेट गार्बेज कॉम्बिनेशन है। एक है वन इज नियर जापान। अच्छा, इसमें स्पेसिंग नहीं आई है, इसमें है वन इज नियर जापान वेस्टर्न गार्बेज पेज, और सेकंड है कैलिफोर्निया में एंड हवाई में ईस्टर्न गार्बेज पेज। ठीक है, ये दो गार्बेज हैं जो इंसान अपने कूड़ेदान वो फेंक देते हैं। ये देखें, ये जो प्लास्टिक्स हैं और माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये हम पानी में फेंक देते हैं। ये हम नहीं फेंकते, फैक्ट्रीज फेंक देती हैं। और एक माइक्रो उनकी अगर प्लास्टिक्स फिशेस के पेट में चली जाती हैं और वो फिश इंसान खा लेते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि मैंने फलां फिश खाई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने फिश ऐसे बनाई होगी। नहीं, वो फिश कंटामिनेटेड वाटर से आई थी। और कंटामिनेट कौन कर रहा है? हम खुद करते हैं। ठीक है, अच्छा ये है, मैप में आप देख लें कि ग्रेट जो गार्बेज पैच है वो कहाँ पर है। एक है कैलिफोर्निया ईस्टर्न गार्बेज पेज, ये ईस्टर्न ईस्ट की तरफ कैलिफोर्निया ईस्टर्न गार्बेज पेज, और वेस्ट की तरफ जापान, जापान में है वेस्टर्न गार्बेज पेज। ये दोनों मिलाकर इनको हम कहते हैं ग्रेट गार्बेज पेज। ठीक है, अब लास्ट है पैसिफिक ओशन के बारे में इन्फो कि कौन सी मेजर स्पीशीज हैं दुनिया की जो सिर्फ पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। ये दो हैं, एक है किलर वेल, ये वाली ओनली पैसिफिक ओशन में होती है, और एक जाइंट स्क्वाड क्लोज इनवर्टिब्रेट्स है। ये वर्टिब्रेट्स की है, इनवर्टिब्रेट्स सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। जाइंट स्क्वाड क्लोज टू जॉइंट स्क्वाड है, ये कहाँ पर है? जापान के करीब आपको पाई जाएंगी। जापान की तरफ दूसरी कौन सी चीज थी हमारी? वेस्टर्न गार्बेज पेज। तो ये था पैसिफिक ओशन के बारे में। समझ में आ गया पैसिफिक ओशन? यस मैम। अच्छा, यस मैम। काइंडली आप क्लास जो है वो टाइम पर ज्वाइन कर ले 8 बजे, क्योंकि डेली लेट ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में करंट अफेयर्स हम नहीं पाते हैं। कल भी हमने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे। मैम अगर आप आज आज पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग थक नहीं गए हैं तो हम करंट अफेयर पढ़ लें, जी पढ़ लेते श्योर हैं। श्योर। क्योंकि 1 मिनट में जी ये मीटिंग जो है ना वो एंड हो जाएगी। जी जी पढ़ लेते हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है, तो 1 मिनट में अच्छा फैब के करंट अफेयर। दोहा पीस डील के बारे में सुना है आपने? दोहा पीस डील सुनी होगी ना आपने? जी दोहा पीस डील, जी जी तो वो कब हुई थी? दोहा पीस डील हुई थी टू 29 फेब को। तो फेब के अगर एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर तो ये भी करंट में ही आ जाएगा, तो आपको पूछ